नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ विकास टेकरे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं एनसीईआरटी के अध्याय 4 और इस अध्याय में हम बात करेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद। हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि उपनिवेशों में जो जनजातीय समाज था, जो जंगलों में निवास करते थे, उनका जीवन किस तरह से था। हम ये प्रयास करेंगे कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो जनजातीय समाज है, उन पर हमारा समाज कितना निर्भर होता है। कागज़ से लेकर मसाले, तेंदूपत्ते, गोंद, शहद, कॉफ़ी, चाय, रबड़, ये सभी जनजातीय और वन समाज से हमें प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधों की 500 अलग-अलग प्रजातियां मिल जाती है। यह विविधता तेजी से लुप्त होती जा रही है। औद्योगिकीकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल यानी दुनिया के क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। आपको यहाँ पर जो एक वृक्ष दिख रहा है, ये वाला वृक्ष, जो दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, उनके पास का जो वृक्ष है, ये एक साल का वृक्ष है। इसे साल का वृक्ष कहते हैं। घना होने के कारण जंगलों की सतह तक सूरज की रोशनी कम पहुँच पाती है। आप यहाँ पर चित्रों में देख रहे होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जो अमेज़न के जंगल है, वहाँ पर तो सूर्य की रोशनी आती भी नहीं है नीचे, क्योंकि इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है वो अमेज़न का, कि वहाँ पर बहुत, इसीलिए अमेज़न के फॉरेस्ट में आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा जैव विविधता यानी कि जानवरों की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ देखने को मिल जाएगी और पेड़ पौधों की भी सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। हम जिन एनाकोंडास की बात करते हैं, यानी कि बहुत विशालकाय सांप भी वहाँ पर मौजूद है आज भी। और जो अमेज़न है, अमेज़न जो फॉरेस्ट है, उसका ज़्यादातर भाग आपको ब्राज़ील में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखते हैं वनों का विनाश क्यों हुआ और किस तरह से वन समाज से चले गए। सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग छठे हिस्से पर खेती होती थी। आज यह आंकड़ा बढ़कर आगे आधे तक पहुंच गया है। इन सदियों के दौरान जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई और खाद्य पदार्थों की मांग में भी वृद्धि हुई, वैसे वैसे किसान भी जंगलों को साफ करके खेती की सीमाओं को विस्तार देते गए। औपनिवेशिक काल में खेती में तेजी से फैलाव आया। यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं। व्हेन द वैलीज वर फुल, जब घाटियाँ भर पड़ी। जॉन डॉल्सन डॉल्सन की ये पेंटिंग है। आप, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो इन्हें, अब ये कौन से जानवर है मुझे खुद कंफर्म नहीं हो रहा है। लकोता जैसे देशज अमेरिकी आदिवासी समूह जो इन विशाल उत्तर अमेरिकी मैदानों में रहते थे, का अर्थतंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण था। मक्का उगाते थे, बीसन का शिकार, वायसन है ये, जंगली भैंसे जो जिन्हें कहते हैं, बेसन का शिकार करते थे और जंगली पौधों की खोज में रहते थे। अंग्रेज की आवादकारों ने बिसनों के लिए विशाल भूभाग को खुला छोड़ना बेकार समझा। 1807 के बाद बिसनों की संख्या बहुत कम हो गई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में इनका शिकार किया गया। इसकी वजह थी, पहली, अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसलों जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं, कपास के उत्पादन को जमकर प्रोत्साहित किया। 19वीं सदी के यूरोप में बढ़ती शहरी आबादी के पेट भरने के लिए खाद्यान्न और औद्योगिक उत्पादन की जरूरत थी, और इन पर ये भारत पर निर्भर थे। दोस्तों, किसी स्थान पर खेती न होने का मतलब उस जगह पर का गैर आबाद होना नहीं है। जब गोरे आबादकार ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि यह महाद्वीप खाली था। वास्तव में ये आदिवासी पथ प्रदर्शकों के नेतृत्व में पुरातन रास्तों से इस भूभाग में प्रविष्ट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न आदिवासी समुदायों ने अपने स्पष्ट विभाजित इलाके थे। ऑस्ट्रेलिया के नागारिंदे जेरियो
कि अपनी जमीन आकृति इनके पहले पूर्वज नगुरेंदेरी के प्रतीकात्मक शरीर जैसी थी। यह जमीन 5 अलग-अलग प्राकृतिक प्रदेशों, खारे पानी, झीलों, झाड़ियों, रेगिस्तानी मैदानों, नदी तटीय मैदानों को अपने में समेटे हुए थी, जो अलग-अलग सार्वजनिक आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। इस तरह से आपने देख लिया होगा। यहाँ पर दोस्तों जो 1880 से 1920 जो कृषि योग्य ज़मीन थी, उसका क्षेत्रफल भारत में 67 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका था। यहाँ पर आप सिंह भूमि के जंगलों में देख रहे होंगे कि जो किस तरह से इन तनों को काटा जा रहा है। इन तनों को काटकर स्लीपर निर्माण बनाया जाएगा। भोपाल में भी दोस्तों स्लीपर निर्माण फैक्ट्री आपको दिख जाएगी। स्लीपर क्या होते हैं, तो जो रेल की पटरी होते हैं ना, आज के समय में तो ये सीमेंट के बनने लगे, लेकिन पहले ये लकड़ियों के बनते थे। लकड़ियों की तख्तियाँ टाइप की बनती थी, मोटे मोटी, इनको काट के, और इनके ऊपर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती थी। क्योंकि अगर सीधे तौर पर ज़मीन में पटरियों को बिछा दिया जाएगा और कहीं पर से ज़मीन धंस गई तो वहाँ पर बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए बैलेंस बना रहे इसलिए इन तख्तियों को बिछाया जाता था। आज भी आप देख लेंगे, जब भी आप कभी रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो पटरियाँ हैं वो सीमेंट के स्लीपरों पर रखी हुई हैं। पहले वो स्लीपर लकड़ियों की हुआ करती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में इंग्लैंड के बलूत यानी कि ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे। इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किलें आ रही थी। मजबूत और टिकाऊ लकड़ियाँ की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेज जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाई रखी जा सकती थी। 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए भेजे गए। एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे और भारी मात्रा में लकड़ी हिंदुस्तान से निर्यात होने लगी। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा कर दी। शाही सेना के आवागमन और औपनिवेशिक व्यापार के लिए नई रेल लाइनें अनिवार्य थीं। इंजनों के चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल पटरियों की लाइन को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी जरूरत थी। 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होगी। आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये बांस के बेड़े कासालांग नदी में बहकर जाते हुए और चिट्टगांव पर्वतीय क्षेत्र है, मतलब इस तरह से इनको बहाकर जगह जगह पर छोड़ दिया जाता था। दोस्तों भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,000 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के लिए इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होते गए। दोस्तों यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि 1 किलोमीटर यानी कि 1 मील, जो मील होता है वो किलोमीटर से थोड़े ज़्यादा होता है, तो 1 मील में ये 2000 स्लीपर कर रहे हैं। हम इसे 1500 स्लीपर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। अब हम काउंट करके देखते हैं कि ये कितना होगा उस टाइम के, अरे यार, उस टाइम के हिसाब से कितना होगा। हम 1500 कर देते हैं, मतलब 1 मील में 1500 मान लेते हैं। 7 लाख कितनी कितनी संख्या एक बार देख लूँ। 7,65,000, ठीक है, 65,000, यानी कि इतने पेड़ उस समय पर काटे गए। कितने? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 114 करोड़ 75 लाख, 114 करोड़ 75 लाख पेड़
यानी कि इन लोगों ने रेल की पटरियाँ बनाने के लिए 1946 तक ख़त्म कर दिए थे। अब आप सोच सकते हैं कि 114 करोड़ पेड़ उस समय पर काटे गए थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ था, क्योंकि उस समय पर आप ये नहीं कह सकते कि सीमेंट वाले स्लीपरों का इस्तेमाल हो गया होगा, क्योंकि वो तो अभी भी जब मैंने अभी भी आप देखेंगे कि जिन रेलवे स्टेशनों में अभी भी ब्रॉड गेज नैरो गेज को यानी कि छोटी पटरियों को बड़ी पटरियों में नहीं बदला गया, वहाँ पर भी आपको इस तरह की पटरियाँ देखने को मिल जाएंगी। रंगून के एक लकड़ी गोदाम में जो लकड़ी की तहतीर करते हुए हाथियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पर जानवरों को भी बेहद बुरी तरह से इस्तेमाल किया जाता था। मुल्तान और सुकूर के बीच इंडस वैली रेलवे के नाम से 300 मील लंबी एक नई लाइन बनाई जानी थी। 2000 स्लीपर प्रति मील की दर से इसके लिए 10 फुट 10 इंच और 5 यानी कि 3.5 घनफुट इकाई के इकाई दही सैकड़ा हज़ार 6 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी, या कि 2 लाख क्यूबिक फीट के ऊपर की लकड़ी की। इन इंजनों को ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए। दोनों तरफ प्रतिदिन एक ट्रेन व एक मन प्रति मील के हिसाब से सालाना 2,19,000 मन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा ईंटों के लिए भारी मात्रा में ईंधन की ज़रूरत होगी। स्लीपर मुख्य रूप से सिंध के जंगलों से आया करेंगे और यह ईंधन सिंध और पंजाब के झाऊ और झांड के जंगलों से लाया जाना था। दूसरी लाइन नॉर्दर्न स्टेट रेलवे लाहौर से मुल्तान तक थी। आंकड़ों के हिसाब से इसके निर्माण के लिए 22 लाख इकाई दहाई सैकड़ा 22 लाख स्लीपर की ज़रूरत होगी। दोस्तों, कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनका ईंधन किया जाना था, ये देखकर बेहद ही दुख होता है। और आज के समय में भी हमारी जो सालाना खपत है लकड़ियों की, वो शायद इससे कहीं ज़्यादा होंगी, क्योंकि भले ही आज हम स्लीपर नहीं बनाते, लेकिन जिन किताबों में हम लिखते हैं वे किताबें कागज़ की बनती हैं और कागज़ लकड़ियों से बनता है, और इसमें लकड़ियों का भारी मात्रा में दोहन होता है। साथ ही साथ आज भी जो मिट्टी की ईंट हम देखते हैं, उनके इस्तेमाल उन्हें पकाने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ियों से जलाकर उनकी आग में उन्हें तपाया जाता है। तो इस तरह से कई मामलों में आज भी लकड़ियों का भारी मात्रा में दोहन हो रहा है। दोस्तों, यूरोप में जब चाय की बहुत ज़्यादा मांग बढ़ी तो उन्होंने भारत की ओर देखा, क्योंकि भारत उनका एक उपनिवेश बन चुका था। जब चाहे यहाँ किसी से पूछना नहीं है, किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी है, जब चाहे दबाए उठाए और गए। तो यहाँ पर उन्होंने बागान डालने का सोचा और फिर व्यावसायिक वानिकी की उन्होंने शुरुआत कर दी, और फिर भारत की संपदा को अपने हाथों में लेने का प्रयास करना उन्होंने शुरू कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर 1862 में भारत सरकार की बागडोर अपने हाथ में होती तो क्या इतने ज़्यादा पेड़ स्लीपर काटने या फिर इतने ज़्यादा वनों की क्षति होती? तो ये सामान्य सा सवाल है, लेकिन कह सकते हैं कि उस समय पर अगर तकनीक इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, तो कहा जा सकता है कि कोई भी सरकार अगर उस समय पर होती और अगर वो डेवलपमेंट चाहती, तो इतना दोहन होता ही, क्योंकि तकनीकें नहीं थी और लोगों को लगता था कि ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इटली स्थित टस्कनी में पोपलर के जंगल का एक व्यवस्थित गलियारा है, और पोपलर के जंगल मुख्यतः लकड़ी के लिए महत्व रखते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत ये दिख रहे हैं। और यहाँ पर आप कांगड़ा का एक देवदार बागान देख सकते हैं। 1933 की यह तस्वीर है। दोस्तों, ब्रैंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की
और 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ जिस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी यानी कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा गया, लेकिन आज परिस्थितिकी विशेषज्ञों सहित ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर आप द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून जो कि उस समय पर बनाया गया था, इसकी यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगा दिए गए। इसे बागान कहा जाता है। इस वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया, विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्र के नापजोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा। कटाई के बाद खाली जमीन पर पुनः पेड़ लगाए जाएंगे ताकि यह कुछ ही वर्षों के बाद यहाँ पुनः कटाई के लिए तैयार हो जाए। 1865 में वन अधिनियम के लागू होने के बाद इनमें 2 बार संशोधन किए गए, पहले 1878 में, फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणी में बांटा गया था: आरक्षित, सुरक्षित व ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित में कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे। वैज्ञानिक वानिकी क्या होती है? दोस्तों, वन विभाग द्वारा पेड़ों की कटाई जिसमें पुराने पेड़ काटकर उनकी जगह नए पेड़ लगाए जाएं, यह वैज्ञानिक वानिकी कहलाता है। लोगों का जीवन किस तरह से इन जंगलों ने प्रभावित किया था? स्वाभाविक है कि जंगल अगर साफ हो रहे हैं तो उन लोगों का जीवन ज़्यादा प्रभावित होगा जो जंगलों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा प्रभाव किसे डालेगा? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को दिल्ली का पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा नुकसान डालेगा? नहीं, वो दिल्ली और उससे सटे इलाकों के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब उसी तरह से जो जंगल है, जंगल में अगर आप बहुत ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, जंगलों का विनाश कर रहे हैं, तो जो जनजातीय जो आदिवासी लोग हैं उनका जीवन बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। तो देखते हैं कि इनका जीवन किस तरह से प्रभावित होगा। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से महुआ बीन रहे हैं। मैं आज भी जब ठंड के समय में अपनी बुआ के यहाँ जाता हूँ तो मुझे सुबह-सुबह जब मैं सोकर उठता हूँ तो मुझे बुआ मिलती नहीं है, क्योंकि बुआ और मेरे भाई लोग महुआ बीनने के लिए चले जाते हैं। तो आज भी ये ट्रेडिशन है, क्योंकि महुआ से न केवल शराब बनती है बल्कि कई अलग कामों में भी ये आता है और इसे बेचा जाता है, इसलिए इसे तोड़-तोड़ के, मतलब कि नीचे गिर जाते हैं, उन्हें उठा-उठा के फिर सुखाते हैं और फिर बेच देते हैं। इसके बाद में देखिए, हम देखते हैं कि किस तरह से दोस्तों, यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं कुछ पत्तों को सुखा रही हैं, और ये पत्ते कौन से हैं? तो ये पत्ते तेंदू पत्ते हैं। आपने कभी बीड़ी किसी को पीते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो तम्बाकू होती है वो किसी एक विशेष पत्ते में लिपटी होती है और उसके ऊपर से धागा लपटा हुआ होता है। तो जो पत्ता होता है वो तेंदू पत्ता ही होता है, बीड़ी बनाने के काम में जो आता है। और ये भी ग्रामीण जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि तेंदू पत्तों का संग्रह कर किसान अपनी आजीविका चलाते हैं। साथ ही जो पत्ते होते हैं उनसे खाओ फेंको किस्म की जो पत्तल बनाई जाती है। खाओ फेंको मतलब कि पत्तल लीजिए, उसमें खाइए और फिर उसे फेंक दीजिए। तो अगर आप उन पत्तलों को फेंकेंगे तो इको फ्रेंडली रहती है, मतलब कि अगर पत्ते अगर प्रकृति में वापस जा रहे हैं तो खाद बनने का काम करेंगे, ना कि प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा एनवायरमेंटल बनाने का काम करते हैं। सियाती की लताओं से रस्सी बनाई जाती है। सेमूर यानी कि सूती रेशम की कांटेदार छाल व सब्जियां छीली जा सकती हैं। छाल पर सब्जियां छीली जा सकती हैं। महुए के पेड़ से खाना पकाने और रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है।
यहाँ पर आप खलिहानों से अनाज लाते हुए किसानों को देख सकते हैं। वन अधिनियमों से के चलते जो ग्रामीण थे उनकी मुश्किलें बढ़नी स्वाभाविक थी, क्योंकि जो संरक्षित वन थे, अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि जहाँ पर ज़्यादा जैव विविधता हो, जहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी के पेड़ हो, जहाँ पर ज़्यादा खनिज पदार्थ, ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन मिले उन्हें, तो वहीं पर उन्होंने उन वनों को संरक्षित वन घोषित कर दिया था। अब किसान जिन वनों के सहारे अपना जीवन चला रहे थे पीढ़ियों दर पीढ़ी, उन वनों को संरक्षित वन घोषित कर दिया। इससे किसानों का जीवन प्रभावित होना तो स्वाभाविक था। अब जो वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित हुई, अब ये हम देखते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि आप इस तरह से जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो खेती कर रहे हैं इसे टोंगिया खेती कहते हैं। आप चित्र में देख लीजिए टोंगिया खेती, और देखते हैं टोंगिया खेती एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ किसानों को कुछ समय के लिए बागानों में ही खेती करने की आज़ादी थी। 1921 में बर्मा के थर्राबाड़ी डिवीज़न के लिए से लिए गए इस चित्र में आप किसान धान बो रहे हैं। लोहे की छड़ों वाले लंबे मासों की सहायता से पुरुष धरती में छेद बनाते हैं और प्रत्येक छेद में धान बोती हुई महिलाएं आपको दिख जाएंगी। अब इसके बाद में आप यहाँ पर से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंती खेतों की प्रथा पर दिखाई पड़ा। झूम या घुमंतू खेतों किसे कहते हैं? इसका मतलब ये होता है कि आज यहाँ पर खेती करेंगे, कल दूसरी जगह पर खेती कर देंगे। ये लोग क्या करते थे कि जंगल के किसी एक हिस्से को देखते थे जहाँ पर मिट्टी थोड़ी अच्छी समझ में आती थी, वहाँ पर जो पेड़ होते थे उन्हें साफ कर देते थे और कुछ पेड़ों के तने को काट देते थे ताकि सूर्य की किरणें सीधे तौर पर ज़मीन पर पहुँच सके, और फिर जो कटे हुए पत्ते वगैरह थे उन सबको जला देते थे, और फिर जो राख थी उस राख को उस ज़मीन पर बिखेर देते थे, और फिर उस स्थान पर खेती करते थे, वहीं बस जाते थे। और फिर जब इन्हें लगता था कि अब ये खेती बंजर हो चुकी है, तो वे उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करने चले जाते थे, और फिर वहाँ दूसरे स्थान पर भी वैसा ही करते थे। यूरोपीय उपनिवेशवाद का सबसे गहरा प्रभाव झूम या घुमंतू खेती की प्रथा पर दिखाई पड़ता है। एशिया, अफ्रीका व दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती का एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे लादिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा। दोस्तों, इन चीज़ों को बहुत ध्यान से अपने नोट्स में लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आप इन्हें लिख लीजिए, बनाइए एक तरफ। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या कहते हैं? झूम खेती को लादिंग। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। अफ्रीका में चितमैन या ताबी कहते हैं। श्रीलंका में चेना कहते हैं। हिंदुस्तान में जो घुमंतू खेती है इसके लिए धया, पैंदा, बेवर, नेवड़, झूम, पोंडू, खंदान और कुमरी ऐसे कई स्थानीय नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आपको बेवर नाम सुनने में आ जाएगा झूम खेती के लिए। गोमंतक कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया जाता है। मानसून की पहली बारिश के बाद यह राख में बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है। इन खेतों पर 2 या 1 साल खेती करने के बाद इन्हें 12 से 18 साल तक के लिए छोड़ दिया जाता है। परती यानी कि बंजर रूप में छोड़ दिया जाता है, कोई भी फसल उसमें नहीं लगाते, जिससे वह फिर से जंगल पनप जाए। इन भूखंडों में मिश्रित फसलें उगाई जाती है, जैसे मध्य भारत और अफ्रीका में ज्वार बाजरा, ब्राज़ील में कसावा और लैटिन अमेरिका के अन्य भागों में मक्का व फलियाँ। यूरोपीय वन रक्षकों की नज़र में यह तरीका जंगलों के लिए नुकसानदेह था। उन्होंने यह महसूस किया कि कुछ एक सालों के अंतर पर खेती की जा रही हो, ऐसी ज़मीन पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं उगाए जा सकते। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ के भी फैलती लपटे की चपेट में आ जाने का खतरा बना रहता है, और इससे जो सरकार है उन्हें ही नुकसान होना था। इनके तो मज़े ही मज़े थे, इसलिए सरकार ने अपने फालतू के नियम ला दिए।
अब यहाँ पर आप एक लड़के की तस्वीर देख सकते हैं जो मछली मार के लाया है और कितना खुश आपको दिख रहा है। ठीक है, शिकार की आज़ादी किसे थी, अब ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगल संबंधी नए नियमों के लिए वनवासियों ने जीवन को एक और तरह से प्रभावित किया। वन कानूनों के पहले जंगलों में या उसके आसपास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर जैसे छोटे मोटे शिकार करके जीवन यापन करते थे। यह प्रारंभिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। शिकार करते हुए पकड़े जाने वालों को अवैध शिकार के लिए दंडित किया जाने लगा था। जबकि यहाँ पर आप नेपाल में शिकार करने को अपना लॉर्ड रेडिन को देख सकते हैं। देखिए, आम लोग तो शिकार नहीं कर सकते थे, लेकिन इस काका ने यहाँ पर आपको कितने सारे बाघ के साथ में शिकार करते हुए दिख जाएंगे। कितने बाघ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बाघों का शिकार इनने कर लिया है। अब सोचिए, 8 जानवरों की हत्या, वो भी जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चैन है, उसमें सबसे टॉप का जानवर जो हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करता है, उन जैसे जानवरों की संख्या तो इन्हीं मूर्खों ने घटा दी और फिर कहते हैं कि हमने ही हमें बर्बाद कर लिया। अब इसके बाद में देखिए, लगभग पूरी तरह अंग्रेज़ों की नज़र में बड़े जानवर जंगली बर्बर और आदि समाज के प्रतीक चिन्ह थे। उनका मानना था कि खतरनाक जानवरों को मारकर वे हिंदुस्तान को सभ्य बनाएंगे। बाघ, भेड़िया और दूसरे बड़े जानवरों का शिकार कर इनाम दिए गए। इनमें से किसानों को खतरा है। 1875 से 1920 के बीच इनाम की लालच में 80,000 से ज़्यादा बाघ, 1,50,000 से ज़्यादा तेंदुए और 2 लाख से ज़्यादा भेड़िए मार दिए गए। यही कारण है कि भारत, जहाँ पर एक समय पर समृद्ध था और इतनी ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती थी, आज भारत में 3,000 से भी कम बाघ बचे हुए हैं, जिनके संरक्षण के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिनके संरक्षण के लिए न जाने कितने वन विभाग के लोगों को नौकरी देकर रखना पड़ रहा है। अगर ये ऐसा नहीं करते तो आज हमारा कितना खर्चा बचता, आज हमारी जैव विविधता कितनी बेहतर होती। यही कारण है कि आज भी हमें पर्यावरण संरक्षण की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जॉर्ज यूल नाम के एक अंग्रेज अफसर ने तो भैया 400 से ज़्यादा बाघ को मार दिया था और इसे बहुत खुशी हुई होगी कि 400 से ज़्यादा बाघ मैंने मार दिए। अब भारत में जो मध्य भारत है, खासतौर पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में बैगा समुदाय एक वन समुदाय के रूप में देखता है। 1892 में जब उनकी घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई, तब उन्होंने सरकार को याचिका दी। हर रोज हम फाका करते हैं क्योंकि हमारे पास खाने का अनाज नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक ही दौलत है, वह है हमारी कुल्हाड़ी। हमारे पास अपने तन ढकने के कपड़े नहीं हैं। आग ताप कर हम ठंडी रातें गुजारते हैं। अब हम खाने के लिए मर रहे हैं। हम कहीं जा भी नहीं सकते। हमने ऐसी क्या गलती की है कि सरकार हमारी परवाह नहीं करती। कैदियों को जेल में पर्याप्त भोजन दिया जाता है। घास उगाने वालों को भी उनकी ज़मीन से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन हम जो यहाँ कई पीढ़ियों से रहते आए हैं, हमें सरकार हमसे हमारा अधिकार कैसे छीन सकती है। ये बात बेरियर एल्विन ने 1939 में अपनी किताब में लिखी थी। दोस्तों, जो बेरियर एल्विन है, ये द बैगा करके इनकी एक बहुत ज़्यादा फेमस बुक है, जिसे ध्यान में आप रखना। इन्होंने बेगा करके, द बैगास करके एक किताब लिखी है इनके बारे में। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगे हम समझने का प्रयास करेंगे कि 19वीं सदी के मध्य में ऊंची जगहों पर रहकर मैनियोक उगाने वाले ब्राज़ीली अमेज़न के मुनुरुदुकु समुदाय के लोगों ने व्यापारियों को रबड़ की आपूर्ति के लिए जंगली रबड़ के वृक्षों से लेटेक्स एकत्र कर प्रारंभ कर दिया। कालांतर में व्यापार चौकियों की और नीचे उतर आए और पूरी तरह व्यापारियों पर निर्भर हो गए। इसी तरह भारत में भी यही हुआ कि भारत के जो समुदाय थे, जैसे बंजारा समुदाय हुआ, गोंड, भील,
कोरकू, बैगा आदि समुदाय, इनने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने जो मध्य बिचौलिए थे, साहूकार थे, इन्होंने बहुत ही सस्ती कीमत पर इनसे खाद्य पदार्थ लेना शुरू कर दिए जंगलों के, और बहुत नॉमिनल पैसे उन्हें देना शुरू किए ताकि वे पूरी तरह से आत्मनिर्भर भी ना हो सके और लगातार जो वन संसाधन हैं उनकी पहुंच इन तक पहुंचा कर रखें। पुतुयामो में रबड़ निकासी किस तरह से होती थी, ये आपको देखना होगा। दुनिया भर में बागानों में काम की स्थिति भयानक थी। अमेज़न के पुटुमायो क्षेत्र में पेरुवियन रबड़ कंपनी ब्रिटिश व पेरुवियन साझे में यह कंपनी बनी थी। इसके द्वारा रबड़ निकासी हुई तो दोस्त कहे जाने वाले स्थानीय इंडियनों की बेगार पर निर्भर थी। बेगार मतलब क्या होता है समझते हैं आप? बेगार मतलब होता है कि बिना किसी पैसे के आपके द्वारा काम करवाया जाएगा आपसे। 1900 से 1912 के बीच पुटुमायो में 4000 टन रबड़ का उत्पादन हुआ और इसी दौरान इंडियन आबादी में यंत्रणा, रोगों और पलायन के चलते 30,000 की गिरावट आई। रबड़ कंपनी के एक वेतनभोगी ने वर्णन किया कि रबड़ संग्रह कैसे किया जाता था। मैनेजर ने सैकड़ों इंडियनों को स्टेशन पर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। उसने अपनी कार्बाइन और छुरा पकड़ा और इन बेबस इंडियनों का कत्लेआम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में बच्चे, महिलाओं और पुरुषों की 150 लाशों से जमीन ढक गई। खून से नहाए हुए, दया की भीख मांगते हुए जिंदा बचे लोगों को मुर्दों के ढेर के साथ जला दिया गया। और मैनेजर चिल्लाया, मैं उन सभी इंडियनों को खत्म कर देना चाहता हूँ जो रबड़ लाने के लिए मेरे आदेश को नहीं मानते। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितने बर्बर तरीके से इनके साथ में ट्रीटमेंट किया जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद व्यापार पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में चला गया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने कई बड़ी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को विशेष इलाकों में वन उत्पादों के व्यापार की इजाज़ेदारी सौंपी। स्थानीय लोग द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर बंदिशें लगा दी गई। इस प्रक्रिया में मद्रास प्रेसिडेंसी के कोरवा, कराचा व एरुकुला जैसे अनेक चरवाहे और गोमंतु समुदाय अपनी जीविका से हाथ धो बैठे। इनमें से कुछ को अपराधी कबीले कहा जाने लगा। ये सरकार की निगरानी में फैक्ट्रियां, खदानों व बागानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए। इजारेदारी का मतलब होता है एकाधिकार। किसी एक व्यक्ति को ये एकाधिकार सौंप देना कि तुम इस क्षेत्र से पूरे वन उत्पाद को हमें लाकर दोगे और हमें सिर्फ और सिर्फ तुम दोगे, किसी और से हम नहीं लेंगे। यही कारण होता था कि जो इजारेदार होते थे वो क्षेत्र के ग्रामीणों से बहुत ही सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीदते थे और बहुत अच्छे दामों में अंग्रेज़ों को बेचकर अपनी कोठियाँ भरते थे। काम के नए अवसरों का मतलब यह नहीं था कि उनकी जीवन स्थिति में हमेशा सुधार ही हुआ हो। असम के चाय बागानों में काम करने के लिए झारखंड के संथाल और उरांव व छत्तीसगढ़ के गोंड जैसे आदिवासी मर्द औरतों व दोनों की ही भर्ती की गई। उनकी मजदूरी बहुत कम थी और कार्य परिस्थितियाँ उतनी ही खराब थी। उन्हें उनके गाँवों से उठाकर भर्ती तो कर लिया गया था, लेकिन उनकी वापसी आसान नहीं थी। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि वन विद्रोह किस तरह से हुए, क्योंकि जब आप किसी का शोषण करते हैं तो कहीं ना कहीं से आवाज़ तो उठती है। क्योंकि अगर कोई आपको लगातार चांटे मारते जाएगा तो कहीं ना कहीं तो आपका हाथ उठेगा कि आप पढ़ने वाले हाथ को रोक सके, या तो आप अपने आप को बचाएंगे, और जब आप अपने आप को नहीं बचा पाएंगे तो आप सामने वाले पर प्रहार करेंगे। दोस्तों, एक सीधी सी बात है, जो दुनिया में जितने भी सांप आप देखते हैं, वो सांप किसी को तभी डसता है जब उसे यह डर लग जाए कि अब अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मुझे इसे काटना ही होगा, क्योंकि इसकी जान से मुझे खतरा है। सॉरी, इससे मुझे मेरी जान को खतरा है। क्योंकि 98% मामलों में सांप डर के कारण ही किसी व्यक्ति को काटता है। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति के मन में डर पैदा कर दिया जाए कि अब तुम खत्म होने वाले हो, तो व्यक्ति कहेगा कि मर तो रहा हूँ, एक बार कोशिश तो करूँ कि बच जाऊँ। और उन्हीं का परिणाम हुआ भारत में इतनी बड़ी मात्रा में उस समय वन विद्रोह देखने को मिले। आइए हम इन वन विद्रोह को समझते हैं। और
हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन्य समुदायों ने अपने ऊपर थोपे गए बदलावों के खिलाफ बगावत की। संथाल परगना में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपकी क्लास के एग्ज़ाम हो, ऑब्जेक्टिव या मेन एग्ज़ाम हो, या फिर इस सब्जेक्ट में सबसे टॉप लेवल का जो एग्ज़ाम होता है नेट जेआरएफ, उस एग्ज़ाम में भी छोटी छोटी चीज़ों को उठाकर प्रश्न बना लेते हैं और लोग सोचते हैं कि कितना डीप पूछा है यार, मेरे दिमाग से तो पल्ले ही नहीं बढ़ रहा, और लोग बहुत मोटी मोटी किताबें रटने बैठ जाते हैं। इसलिए शुरुआत जीरो से करो और जीरो को समझते हुए एक को समझो, फिर दो को समझो और फिर धीरे धीरे 99,000 में पहुँचो। इसी तरह ये छोटे छोटे आंदोलन भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ और उसका नेता कौन था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सही जोड़ी में इनको पूछ लेते हैं, ठीक है। देखो, संथाल परगना में सीधू और कानू। संथाल परगना में संथाल विद्रोह के नेता सीधू और कानू। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा ने बिरसा आंदोलन शुरू किया था। छोटा नागपुर यानी ये आज का झारखंड, ठीक है, उस समय बिहार का हिस्सा था। और आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के लोकगीतों और कथाओं में अंग्रेजों के खिलाफ उभरे आंदोलन के नायक के रूप में आज भी याद किया जाता है। अब हम बस्तर रियासत में 1910 में हुए ऐसे ही एक विद्रोह का अध्ययन करेंगे। अब हम 1910 में बस्तर विद्रोह है उस पर हम थोड़ी सी चर्चा चालते हैं। बस्तर छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणी छोर पर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र की सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र है। बस्तर का केंद्रीय भाग पठारी है और इस पठार के उत्तर में छत्तीसगढ़ का मैदान और दक्षिण में गोदावरी मैदान है। इंद्रावती नदी बस्तर के आर पार पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। बस्तर में मारिया और मुरिया, गोंड, धुरवा, भद्रा, हलबा आदि अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। अलग अलग जबानें बोलते हैं और बावजूद इसके रीति रिवाजों और विश्वास एक जैसे हैं। बस्तर के लोग मानते हैं कि हर एक गांव को उनकी ज़मीन धरती माँ से मिली है और बदले में वे प्रत्येक खेतीहर त्योहारों पर धरती को चढ़ावा चढ़ाते हैं। धरती के अलावा वे नदी, जंगल व पहाड़ों की आत्मा को भी उतना ही मानते हैं। चूँकि हर गांव को अपनी चौधरी का पता होता है, इसलिए ये लोग इन सीमाओं के भीतर समस्त प्राकृतिक संपदाओं की देखभाल करते हैं। यदि एक गांव दूसरे गांव के जंगलों से थोड़ी लकड़ी लेना चाहे तो इसके बदले में एक छोटा शुल्क अदा करते हैं, जिसे देवसारी, दांड या मान कहा जाता है। इन चीज़ों को आपको नोट करना है अपने नोट में, ठीक है। कुछ गांव अपने जंगलों की हिफाजत के लिए चौकीदार रखते हैं, जिन्हें वेतन के रूप में हर घर से थोड़ा थोड़ा अनाज दिया जाता है। हर वर्ष एक बड़ी सभा का आयोजन होता है, जहां एक परगने यानी कि गांव समूहों के गांवों के मुखिया जुटते हैं और जंगल सहित तमाम दूसरे अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोगों के भय की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संग्रह पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया गया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे, जंगलों को आग से बचाएंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांवों के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफ़ी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगान तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीज़ों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899 से 1900 और फिर 1907 से 1908 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहार के मौक़ों पर और जहाँ कहीं भी गांव के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहाँ जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर देते थे।
कांगेर वनों में के धुरवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन यह बहुत सारे लोग ने नेथानाल गांव के गुंडा धुर को इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले मिर्च और तीर गांव-गांव चक्कर काटने लगे। यह गांवों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के खर्चे में कुछ न कुछ मदद की। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यक्तियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलाया गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज़्यादातर लोग औपनिवेशिक राज्य और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं को एक चश्मदीद गवाह मिशनरी विलियम वार्ड ने लिखा। पुलिस वालों, व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूल मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौज ने उनके तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीक लोग पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव-गांव घूमने लगे। ज़्यादातर गांव खाली हो गए, क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। यहाँ पर हम कुछ और बात करें तो भेड़ियों ने 400 लोगों को इकट्ठा कर कई सारे बकरों की कुर्बानी दी, और दीवान, जिसके बीजापुर की तरफ से आने की संभावना थी, को बीच में ही रोकने के लिए चल पड़ा। 10 फरवरी को चली इस भीड़ ने पुलिस चौकी तथा मारेगा स्कूल जला दिया। केसलूर में लाइनें व पशु अवरोधशाला और टोकपाल राजूर में भी एक स्कूल जलाया गया। दीवान को सुरक्षित वापस लाने के लिए भेजे गए स्टेट रिजर्व पुलिस के एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबलों को बंधक बना लिया गया और एक दस्ता करंजी स्कूल जलाने के लिए छोड़ दिया गया। इस भीड़ ने गार्डों के साथ कोई बदसलूकी करने के बजाय उनके हथियार उनसे ले लिए और उन्हें छोड़ दिया। भेड़िया मांझी के नेतृत्व में बागियों के एक दल ने कोयल नदी का रास्ता लिया, क्योंकि दीवान मुख्य सड़क छोड़कर उधर से आ सकता था। बाकी लोग बीजापुर से आने वाली मुख्य सड़क को बंद करने के लिए दिल्ली चले गए। बुद्धू माझी और हरचंद नाइक ने मुख्य दल की कमान संभाली। यहाँ पर इस तरह से कुछ चल रहा था। दोस्तों, ज़्यादातर गांव खाली हो चुके थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के डर से लोग जंगलों में भाग चुके थे। अंग्रेज़ों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने, मई से फरवरी लग गया। फिर भी वे गुंडा धुर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों की सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्रों को भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यही खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों के बाहर रहने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4600 हेक्टेयर प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणविदों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। अब हम इंडोनेशिया की तरफ चलते हैं, क्योंकि
जब खुद की जलती है तो दुख होता है, लेकिन जब दूसरों की जलती है तो देखने में बड़ा मज़ा आता है। तो आइए दूसरों की जलती हुई देखते हैं। जावा के जंगलों में हुए बदलावों को देखते हैं। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वन आच्छादित था, यानी कि वनों से ढका हुआ था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे, भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थीं। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे की हम बात करते हैं। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। कलांग समुदाय दुनिया के किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपकी खोपड़ी घूमना नहीं चाहिए। इंडोनेशिया के जावा क्षेत्र में। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बढ़ी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 के कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। यहाँ पर आप एक चेयर में सागौन की लकड़ियों को ले जाते हुए देख सकते हैं। अब देखिए, डच वैज्ञानिकों की वानी की देखते हैं। अब इनकी दिमाग की उपज देखते हैं। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पाबंदी से थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों की लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगलों से गुजरने वाली सड़कों पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी गई, और 1882 में अकेले जावा में ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों के ढोने, स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीन पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में करेंगे। इस व्यवस्था को ब्लेंडा गॉर्डियनस्टाइन के नाम से जाना गया। दूसरी बात तो इसे मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, आप पढ़ लेना। इस नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामीण वासियों को लगान माफी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने का अधिकार सीमित कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं। डर्क वॉन हॉजेंडॉर्फ, जो पेलूसा रिच फॉरेस्ट पुअर पीपल नाम से जो उन्होंने उद्धरण दिया 1992 का, वो देखते हैं हम। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अफसर डर्क वॉन हॉजेंडॉर्फ ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था, बटावियों के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौका नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक और व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें इस धरती में धसी है, छोड़ते हैं।
हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। सामीन की चुनौती अब हम यहाँ पर देखते हैं। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगल में स्थित रांदुबलोंगा गांव निवासी सोरोनतिगो सामीन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी सामान्य लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उनका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामीन का दामाद भी सक्रिय था। यहाँ पर भैया ये जो आंदोलन हो रहा है ये जावा में हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया। यहाँ पर मैप देख लीजिए। 1930 में यूरोपीय आबादी 2,40,000 यानी कि 1% से कम। चीन 1930 में इसकी आबादी 12 लाख। रबड़ और चीनी के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। 1930 चीन 12 लाख, 2% रबड़ और चीनी के इलाके ज़्यादातर डच स्वामित्व में थे, ये बताना चाह रही हैं, ठीक है। अब युद्ध और विनाश की बात करते हैं। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों की जंगी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, यानी कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ काटे और जब भागने लगे तो उनका जो स्टॉक उन्होंने रखा था उसमें उन्होंने आग लगा दी, ताकि जापान के लोगों को इससे कोई फ़ायदा ना हो। लेकिन इससे नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ जावा का, इंडोनेशिया का, क्योंकि उनकी वन संपदा नष्ट हो चुकी थी। वानिकी में नए बदलावों की बात करते हैं। 80 के दशक से एशिया और अफ्रीका की सरकारों को यह समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगलों से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होता है। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने भी यह मान लिया, इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेश में रहने वालों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर केरल तक हिंदुस्तान के हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच पाए कि ग्रामीणों ने सरना, देवराकुंड, कान राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की है। कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी अपने आप करते हैं। इसमें हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। इसी के साथ यह अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। या इस अध्याय में हमने न केवल ये सोचने का प्रयास किया, हमने ये भी पढ़ा कि वन और वन्य जीवों का कितना महत्व है, वन्य समुदायों का क्या महत्व है। प्रमुख वन विद्रोहों को हमने देखा, जो कि आने वाले और अध्यायों में हम और डिटेल में देखेंगे। लेकिन इतिहास में सिर्फ ये जानना कि घटनाएं कैसे और क्यों घटित हुई थी, ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उन घटनाओं का परिणाम क्या निकला और उन घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं। आज भी हमें पर्यावरण संरक्षण करने की बेहद ज़रूरत है। आज आप कहीं ना कहीं अपने घर के सामने, अपने घर के पीछे या जहाँ भी आपको लगे कि आप रोज़ पानी डाल सकें, आप एक पेड़ लगाइए और उसे बड़ा होते देखिए। आपको समझ में आएगा कि प्रकृति कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत हर जगह होती है, प्रकृति में, आप में और मुझ में।
आप और मैं हम सभी खूबसूरत हैं, तो मुस्कुराइए क्योंकि आप खूबसूरत हैं। पेड़ लगाइए और प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दीजिए। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।